स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और हालात अभी संभलने वाला नहीं दिख रहा है। जब मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक राहत की उम्मीद कम है। आने वाले 48 घंटों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक और गिर सकता है, इसलिए शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार सर्द पछुआ हवाएं चल रही है, इसी वजह से ठंड और बढ़ रही है। जब लोगों से अपील की गई है कि बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले, खास करके सुबह और फिर देर रात के समय। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कोहरा घना रहेगा, विजिबिलिटी कम हो सकती है और फिर इससे सड़क और फिर रेल यातायात भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों बिहार की बेटियों पर बोली लगाने जैसी टिप्पणी ने राजनीति में भूचाल ला दिया है। जहां उत्तराखंड के भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि बिहार से 20 से 25 हजार में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती है। जब बिहार से अब इस बात को बिहार की अस्मिता और महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला माना जा रहा है। जहां सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो भी साहू को पकड़ करके बिहार लाएगा उसे 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी भाजपा की सोच पर सवाल उठाए हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और फिर कई दलों के नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। जब मामला बढ़ता देख करके साहू ने माफी मांगी और कहा कि बात को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन बिहार के नेता साफ कह रहे हैं कि सिर्फ माफी काफी नहीं है, बेटियों का अपमान हुआ है और इसका जवाब जिम्मेदारी से देना होगा। दोस्तों बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब सख्त वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। यह प्रशासन घर घर जाकर के जांच कर रहा है ताकि सिर्फ उन्हीं लोगों को घर मिले जो सच में जरूरतमंद है। यह टीम लोगों के कागज, पुराने घर की हालात और फिर आय के स्रोत सब कुछ देख रही है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि अपात्र लोगों के नाम लिस्ट से काट दिए जाएंगे और फिर उनकी जगह गरीब और फिर बेघर परिवार जोड़े जाएंगे। अब तक 10,000 से ज्यादा परिवारों का सर्वे हो चुका है और 3 चरणों में जाँच चल रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। वहीं पर जिनके पास पक्का मकान, कार, अच्छी आमदनी या फिर सरकारी नौकरी है उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, जबकि जिनके पास रहने के लिए सही घर नहीं है और पहले किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो वही पात्र माने जाएंगे। अगर ये अभियान ईमानदारी से पूरा हुआ तो फिर सच में जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का घर मिल जाएगा। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैल रही है कि मार्च से एटीएम में 500 रुपए का नोट नहीं मिलेगा, लेकिन सच और कुछ और है। जब सरकार और आरबीआई ने साफ कर दिया है कि यह खबर पूरी तरह से अफवाह है। 500 रुपए का नोट पहले की तरह वैध है और एटीएम, बैंक और फिर रोजमर्रा के लेन देन में चलता रहेगा। दरअसल 2000 रुपए के नोट को लेकर के जो फैसला हुआ था उसी से लोग कंफ्यूज हो गए हैं और 500 रुपए के नोट पर भी गलत बातें फैलने लगी है। आरबीआई का कहना है कि अगर कभी किसी एटीएम में 500 रुपए का नोट नहीं मिलता तो फिर सिर्फ उस एटीएम का स्टॉक खत्म होने की वजह से होता है, कोई नई नीति नहीं है। हकीकत यह है कि फिलहाल सरकार के पास 500 रुपए का नोट हटाने की कोई योजना नहीं है, इसलिए बेफिक्र रहे और 500 रुपए का नोट बंद नहीं हो रहा है और एटीएम में मिलता रहेगा। जो भी बातें चल रही है वो सब गलत है। दोस्तों अब जरूरी खबर है और आपके काम की भी ये खबर है। दरअसल बात यह है कि छपरा के लोगों के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर के आने वाला है। जिस बस स्टैंड का सपना लोग सालों से देख रहे थे, अब वो सपना सच होने जा रहा है। करीब 20 करोड़ की लागत से एक मॉडर्न 3 मंजिला बस स्टैंड बन रहा है, जिसमें लिफ्ट, वेटिंग रूम, साफ सुथरे शौचालय, टिकट काउंटर और फिर पार्किंग तक की सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग मंजिल पर अलग अलग बस सेवाएं चलेगी, यानी कि इंटर स्टेट, राज्य के भीतर चलने वाली बसें और फिर लोकल बसें सब व्यवस्थित। इससे यात्रियों को राहत भी मिलेगी और फिर शहर की सड़कों से जाम भी कम होगा। साथ ही साथ छपरा जंक्शन की सेकेंड एंट्री भी तैयार है, जहां पर लिफ्ट, एक्सीलेटर और फिर बड़ा वेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं मिलेगी। मतलब आने वाले समय में छपरा के यात्रियों की यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक होने वाली है।
दोस्तों एक बड़ी और चिंता करने वाली खबर सामने आई है। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते दिख रहे हैं कि अगर शादी नहीं हो पा रही है तो फिर बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में लड़की मिल जाएगी। इस बयान ने पूरे बिहार में गुस्सा भड़का दिया है। जब बिहार राज्य महिला आयोग ने इसे महिलाओं का बड़ा अपमान माना है और फिर साहू को नोटिस भेजने का फैसला किया है। आयोग के अध्यक्ष ने साफ कहा है कि यह बयान महिलाओं की गरिमा पर हमला है और उन्हें खुले तौर पर माफी मांगनी चाहिए। यह सियासत भी गर्म है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा नेताओं की यही असली सोच है, कभी वोट को कीमत लगाते हैं, अब बेटियों पर बोली लगा रहे हैं। जब बिहार के नेताओं का कहना है कि हमारी बहनें बेटियों का सम्मान किसी भी हालात में कम नहीं होने दिया जाएगा और इस तरह की सोच के खिलाफ सख्त आवाज उठती रहेगी। दोस्तों बिहार के कटिहार जिले के प्राणपुर इलाके से चिंता कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर महानंदा दियारा क्षेत्र में करीब 20 किसान परिवार पिछले एक महीने से अपने ही खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। वजह इलाके के दबंगों ने पंपिंग सेट चलाने और फिर नदी पार करके खेत तक जाने पर रोक लगा दी है। जमीन के एक छोटे से विवाद को लेकर के दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया और किसानों की बोरिंग और फिर पानी की व्यवस्था भी बंद कर दी। जहां अब 70 से 80 बीघा में लगी मकई की फसल सूखने के कगार पर है। किसान बताते हैं कि उन्होंने कर्ज लेकर की खेती की है और अगर सिंचाई नहीं हुई तो फिर पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। नई सरकार अपराध नियंत्रण की बात तो कर रही है, लेकिन दियारा इलाके में यानी कि कटिहार के इस इलाके में दबंगई अभी भी जारी है। जी हाँ, किसानों की फसल और फिर आजीविका बचाने के लिए प्रशासन का तुरंत हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। दोस्तों बिहार की सियासत में फिर से एक बार हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो पिछले एक महीने से विदेश के दौरे पर थे, अब लौट रहे हैं। 4 जनवरी को उनके दिल्ली पहुंचने की खबर है, यानी कि आज, जहां पर वे आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे और पिता लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद 5 या फिर 6 जनवरी को उनके पटना आने की चर्चा है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जब विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी काफी शांत थे और फिर सार्वजनिक कार्यक्रम से दूर रहे। इस बीच बीजेपी लगातार लापता तेजस्वी वाले पोस्टर और फिर सोशल मीडिया कैंपेन चला रही थी, लेकिन अब उनके लौटने के संकेत के साथ माना यह जा रहा है कि तेजस्वी फिर से एक्टिव मोड में आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता के महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर के कड़ा हमला बोला है, जहां आने वाले दिनों में उनके कदम बिहार की राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। दोस्तों बिहार में अपराध और दबंगई के बीच अब आम लोगों के लिए राहत की नई शुरुआत हो गई है। जहां अगर आपके साथ कोई घटना होती है, थाने में सुनवाई नहीं हो रही है आपके साथ, या फिर पुलिस लापरवाही कर रही है, तो फिर अब आप सीधे डीजीपी कंट्रोल रूम से बात कर सकते हैं। जी हाँ, डीजीपी कंट्रोल रूम से। पुलिस मुख्यालय ने 2 नए हेडलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके अपनी शिकायत, सुझाव या फिर मदद की गुहार सीधे आला अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। जब आपको बता दूं कि हर कॉल रिकॉर्ड होगी, जब उस पर कार्रवाई होगी और फिर जरूरत पड़ने पर तुरंत टीम भेजी जाएगी। मकसद यह है कि शिकायतें फाइलों में दब करके ना रह जाए और जनता को समय पर इंसाफ मिले। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नंबर का इस्तेमाल सिर्फ सही और फिर गंभीर मामलों के लिए करें। जब झूठी या फिर शरारती सूचना देने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जब कुल मिलाकर कि ये नई हेल्पलाइन आम लोगों के लिए इंसाफ की नई उम्मीद है और अपराधियों के लिए साफ संदेश, अब बचना मुश्किल होगा। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन आ गई है और इस बार फोकस है अनुशासन, जवाबदेही और फिर बच्चों की सुरक्षा पर। अब शिक्षक जींस टी शर्ट पहन करके स्कूल नहीं आएंगे, जब उन्हें औपचारिक और फिर गरिमा कपड़े पहनने होंगे। स्कूल टाइम में बैंक या फिर कोई अपना निजी काम के लिए बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। जब पढ़ाई सिर्फ औपचारिकता नहीं रहेगी, जब बल्कि हर शिक्षक को लेसन प्लान बना करके उसी के मुताबिक क्लास लेनी होगी और फिर हर शनिवार इसकी जाँच होगी। जब उपस्थिति पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जब फर्जी हाजिरी पर शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि मिड डे मील बच्चों को देने से पहले प्रधानाध्यापक और फिर एक शिक्षक खुद खाना खा चखेंगे, ताकि क्वालिटी और फिर सुरक्षा तय है। वहीं पर छुट्टी तभी मिलेगी जब एक समय में 10% से ज्यादा टीचर एक साथ छुट्टी पर ना हो। जब शिकायत या फिर समस्या के लिए शिक्षकों को सीधे जिला दफ्तर नहीं बल्कि पहले बीओ के पास जाना होगा। जब हर महीने 25 तारीख तक उपस्थिति भेजनी होगी ताकि वेतन समय पर मिले। और फिर अब हर स्कूल में साप्ताहिक मासिक टेस्ट भी अनिवार्य होंगे। कुल मिलाकर के नई व्यवस्था का मकसद साफ है, स्कूलों में अनुशासन बढ़े, जब पढ़ाई बेहतर हो और फिर बच्चों की सेहत सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। दोस्तों बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक अजीब हालात है। यहाँ पर समस्या डॉक्टरों की कमी नहीं बल्कि नियुक्ति मिलने के बाद भी डॉक्टरों के ज्वाइन न करने की है। यानी कि डॉक्टर की बहाली तो की जा रही है, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं।
जब MBBS से लेकर के आयुष तक कई डॉक्टर महीने की प्रक्रिया के बाद सरकारी नौकरी ठुकरा रहे हैं। यह सबसे बड़ा कारण है संविदा वाली नौकरी, जहाँ ना नौकरी की गारंटी, ना रिटायरमेंट बेनिफिट, जो ऊपर से कम वेतन। दूसरी तरफ निजी अस्पताल बेहतर सुविधाएं और फिर ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, इसलिए डॉक्टर वहां पर काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यह कई नियुक्तियां 2020 से लंबित है, तारीख बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और अस्पतालों की कुर्सियां खाली रह जाती है। नतीजा, मरीजों को सेवाएं ठीक से नहीं मिल पा रही है। जब तक सरकार संविदा को अस्थायी नौकरी में नहीं बदलेगी और वेतन कंडीशन बेहतर नहीं करेगी, तब तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी खत्म होना मुश्किल दिख रहा है। जी दोस्तों, पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया दोनों जगहों पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ अब तेजी दिखाई दे रही है। जब लौड़िया नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क और फिर सार्वजनिक जगहों पर कब्जे बढ़ गए थे। जब इसी को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को आखिरी 7 दिन का समय दिया है। जब माइकिंग और फिर नोटिस के जरिए लोगों से कहा गया है कि खुद ही कब्जा हटा दे, नहीं तो फिर 9 जनवरी से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। जब जाम और अव्यवस्था से परेशान लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उधर पूर्णिया के बनमुखी प्रखंड में कोसी माता मेला की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गर्म है। जब ग्रामीणों का आरोप है कि मेला आयोजन वाली सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने फसल लगा दी है। जैसे सैकड़ों ग्रामीणों ने अधिकारियों को आवेदन देकर के जमीन खाली करने की मांग की है। वहीं पर प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है और फिर लोगों की उम्मीद है कि मेला भूमि जल्द से जल्द फिर से मुक्त होगी और फिर परंपरा बिना रुकावट जारी रहेगी। दोस्तों, बिहार सरकार नए साल में महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। खासतौर पर जीविका दीदियों के लिए एक नया मास्टर प्लान बन रहा है। मकसद साफ है, गांव की महिलाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ना और फिर उनके बनाए गए उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाना। अब जीविका दीदियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और फिर व्हाट्सएप नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें उत्पादन, बिक्री और फिर बाजार की सही जानकारी समय पर मिल सके। जब सरकार का विश्वास है कि अगर जानकारी और मार्केटिंग मजबूत हो गई तो फिर गाँव के प्रोडक्ट देश के साथ साथ विदेशों तक भी पहुंच सकते हैं। आज करोड़ों महिलाओं को इससे रोजगार मिला है और फिर आगे उन्हें अतिरिक्त आर्थिक मदद देकर के बिजनेस बनाने की योजना है। साथ ही साथ हर ब्लॉक में पैकेजिंग हाउस बनाने की तैयारी है, ताकि गांव में ही ब्रांडिंग हो, उत्पाद की कीमत और फिर पहचान दोनों बढ़े। दोस्तों, बिहार में अब मखाना से शहद तक राज्य सरकार लाखों की सब्सिडी दे रही है। दरअसल बात है कि नए साल में बिहार सरकार कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भारी अनुदान दे रही है। जब बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार में मखाना, शहद, फल और फिर सब्जियां, मक्का, बीज, औषधीय एवं सुगंधित पौधे और फिर चाय से संबंधित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और या फिर विस्तार के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। जैसे भी पात्र व्यक्ति या फिर प्रोप्राइटर, साझेदारी फॉर्म, सीमित देयता भागीदारी, किसान उत्पादक कंपनी आदि इसका लाभ ले सकते हैं। अब सवाल है कि आवेदन के लिए क्या क्या कागजात लगेंगे। तो आपको बता दूं कि आवेदक के पास भूमि का स्वामित्व या फिर कम से कम 30 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा अनुबंध होना चाहिए, जिसे स्वतः सत्यापन भूमि दस्तावेज द्वारा समर्पित किया गया हो। जब परियोजना भूमि के लिए सक्षम प्राधिकारी से भी भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों, गोपालगंज में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल बात है कि बिहार के गोपालगंज के राजपट्टी में स्थित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जहां प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैकुंठपुर थाने में लिखित आवेदन देकर के कार्रवाई की मांग की है। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि एथेनॉल फैक्ट्री से निकलने वाली राख और फिर दूषित पानी का लगातार रिसाव आसपास के खेतों और फिर आवासीय इलाकों में फैल रहा है। इससे उपजाऊ जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इस प्रदूषण से आसपास के इलाके के पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं। वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषित पानी उनके खेतों में भरने से फसलें बर्बाद हो रही है और फिर किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाए गए पेड़ भी फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण की चपेट में आकर के नष्ट हो रहे हैं। इस बारे में बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया है कि ग्रामीणों से प्राप्त आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, मैथ के एक बहुत ही फेमस शिक्षक है जिसका नाम है अभिनय शर्मा, जो उन्होंने कहा कि सरकार बदलते रहना चाहिए, तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। दरअसल बात है कि चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन राजनीति अभी भी जारी है।
जी इस सियासी माहौल के बीच देश के मशहूर शिक्षक मैथ टीचर अभिनय शर्मा का बयान सामने आया है। अभिनय शर्मा ने कहा कि अब जंगल राज का जिक्र बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। अभिनय शर्मा का मानना है कि लोकतंत्र में सरकारों का बदलते रहना बहुत जरूरी है, इससे सिस्टम मजबूत होता है और फिर अफसर ज्यादा जवाबदेह रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब सरकार बदलती है तो फिर अधिकारियों को ये डर रहता है कि अगली सरकार को भी जवाब देना होगा। यही डर उन्हें गलत काम करने से रोकता है। लेकिन जब एक ही सरकार 12 से 15 साल तक सत्ता में रहती है तो फिर अधिकारियों को लगता है कि रिटायरमेंट तक यही व्यवस्था चलेगी, इससे जवाबदेही कमजोर हो जाती है। तेजस्वी यादव को लेकर के जंगल राज की राजनीति पर अभिनय शर्मा ने सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि आज का बिहार 2005 वाला बिहार नहीं है। अभिनय शर्मा ने कहा है कि आज मीडिया है, सोशल मीडिया है और जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। अगर कोई जंगल राज लाने की कोशिश करेगा तो फिर जनता चुप नहीं बैठेगी। अब बिहार में जंगल राज संभव नहीं है। अभिनय शर्मा ने कहा है कि तेजस्वी यादव को मौका देने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें सारी सीटें दे दी जाए, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। अभिनय शर्मा ने यह भी कहा है कि विपक्ष में रहते हुए भी जिम्मेदारी निभानी होती है। जहां जहां आरजेडी के विधायक जीते हैं वहां उन्हें अपने इलाके में काम करके दिखाना होगा। विधायक निधि का सही इस्तेमाल करके जनता का भरोसा जीतना होगा। दोस्तों, बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जब पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों के बड़े पैमाने पर पूर्ण विकास की योजना बनाई है। जब पटना, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे व्यस्त स्टेशनों को आधुनिक बना करके उनकी यात्री और ट्रेन हैंडलिंग क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। जब अगले 5 वर्षों में ये बदलाव यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और फिर तेज सेवाएं प्रदान करेंगे। पटना जंक्शन को राहत देने के लिए हर्डिंग पार्क क्षेत्र में करीब 95 करोड़ रुपए की लागत से 5 नए टर्मिनल बनाए जाएंगे। ये टर्मिनल मुख्य रूप से लोकल और फिर सब अर्बन ट्रेनें यानी कि मेमू डेमू के लिए होंगी, जिससे मुख्य स्टेशन पर भीड़ और फिर दबाव काफ़ी कम हो जाएगा। इससे यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी। दोस्तों, बिहार की बेटी रूपाली भूषण ने साउथ सिनेमा में धाकर एंट्री मारी है। जी हाँ, दरअसल बातें हैं कि बिहार की बेटी रूपाली भूषण ने साउथ सिनेमा में एंट्री की है। यह खगड़िया जिला के लिए यह गर्व का क्षण है जब उनकी बेटी यानी कि खगड़िया की बेटी रूपाली भूषण ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शानदार शुरुआत की है। रूपाली ने श्री पद्मिनी सिनेमा की प्रस्तुत तेलुगु फिल्म मुक्ति से फिल्मी दुनिया में कदम रखा है और लीड रोल में अपनी सशक्त अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत रही है। जब उनके अभिनय ने साउथ सिनेमा में उन्हें खास पहचान दिलानी शुरू कर दी है और फिल्म उद्योग में उनकी एंट्री को मजबूत और फिर दमदार माना जा रहा है। रूपाली भूषण खगड़िया जिले के गौछाड़ी निवासी शंभू कुमार चौरसिया की पुत्री है। वर्तमान में उनका परिवार पटना में निवास करता है। उनके पिता दीघा में एक निजी स्कूल के संचालक हैं, जबकि माता भारती भूषण एक स्कूल की प्राचार्य है। रूपाली ने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल स्कूल से पूरी की है। दोस्तों, बिहार में महिला सशक्तिकरण की पहचान बन चुकी जीविका दीदियों के लिए नए साल में सरकार एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान लेकर के आ रही है। इस योजना के तहत अब जीविका दीदियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि उनके उत्पादकों को गांव से शहर और फिर शहर से देश विदेश तक सीधा बाजार मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया और फिर अन्य सूचना तकनीक के माध्यम के जरिए एक मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे उत्पादन, बिक्री और फिर बाजार से जुड़ी हुई हर जानकारी समय पर जीविका दीदी तक पहुंच सके। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। दोस्तों, बिहार के मुंगेर जिले में जहरीला पानी का कहर टूट पड़ा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह अब बिहार में भी जहरीले पानी का संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुंगेर जिले की हवेली खड़गपुर अनुमंडल की दूधपनिया गांव में फ्लोराइड युक्त पानी ने ग्रामीणों की जिंदगी तबाह कर दी है। हालात ऐसे हैं कि इस पानी को पीने से लोग धीरे धीरे विकलांग हो रहे हैं और बीते 1 साल में स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार को इस गाँव में हर घर नल जल योजना तक अस्थायी रूप से रोकनी पड़ी है। दूधपनिया गांव में करीब 50 घरों की आबादी वाला छोटा सा गांव है, लेकिन यहां पर शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो फ्लोराइड से जुड़ी हुई बीमारी से अछूता हो। जब वर्षों से गांव के लोग दूषित और जहरीला पानी पीने को मजबूर है। मजबूरी इसलिए क्योंकि पीने का कोई दूसरा सुरक्षित स्रोत मौजूद नहीं है। गाँव में लगाए गए पुराने और फिर नए चापाकलों का पानी भी फ्लोराइड से भरा हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि जैसे ही लोग इस पानी का नियमित इस्तेमाल करते हैं, कुछ ही महीनों में शरीर जवाब देने लगता है। जब सबसे पहले पैरों पर
असर दिखाता है, फिर मांसपेशियां कमजोर होने लगती है और हड्डियों में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। जहाँ ग्रामीणों के अनुभव बताते हैं कि फ्लोराइड से होने वाली बीमारी धीरे धीरे शरीर को जकड़ लेती है, जहाँ चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, हड्डियां कमजोर होकर के गलने लगती है और फिर इंसान पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जहाँ समय पर इलाज और फिर साफ पानी न मिलने पर यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है, होती जा रही है। दोस्तों, बिहार में अब बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। अब लोग घर बैठे ही पैथोलॉजी, ब्लड प्रेशर जांच और फिर ईसीजी की सुविधा ले सकेंगे। इमरजेंसी के समय घर पर ही डॉक्टर इलाज करेंगे और फिर नर्सिंग सहायता भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान उद्देश्य के साथ जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर ही अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया। जब सरकार ने 7 निश्चय के तहत लोगों को जीवन आसान करने के लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। नीतीश कुमार ने एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करके लोग अन्य सुविधाओं को लागू करने का सुझाव सरकार को दे सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु के महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए चला दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर गया है। बिहार के गोपालगंज जिला में शिवलिंग के पहुंचते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया और हर हर महादेव के नारे लगाए। जिला प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों ने भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और फूल चंदन लगा करके स्वागत किया गया। जहाँ 210 मेट्रिक टन वजन होने के कारण शिवलिंग को ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्का ट्रक पर लोड किया गया। जब गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी करके पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा। जहाँ गोपालगंज में जगह जगह लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा अर्चना के लिए खड़े रहे। इस शिवलिंग की खासियत ये बताई गई है कि इसे महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में तैयार किया गया है। शिवलिंग एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जो इसे भारतीय शिल्प कला का अद्भुत नमूना बनाता है। शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। शिवलिंग का निर्माण करने वाली कंपनी के संस्थापक विनायक वेंकटरम ने बताया था कि इस पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। दरअसल बिहार राज्य धार्मिक न्याय समिति के अध्यक्ष और फिर महावीर मंदिर न्याय समिति से जुड़े हुए किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया था। जहाँ आकार में ये मंदिर 1080 फुट लंबा और 540 फुट चौड़ा होगा। 20 जून 2023 को शिलान्यास के बाद नींव, प्रवेश द्वार, सिंह द्वार और भी कई सारा पूरा किया जा चुका है। जहाँ संभावना जताई जा रही है कि नए साल में फरवरी तक ये शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़ी हुई सेवाओं को आम लोगों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से 5 जनवरी को भागलपुर में भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा करेंगे। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल समेत राजस्व मुख्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। जब पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी, जिसमें आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएगी। इस दौरान दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस ई-मापी समेत विभाग से जुड़ी हुई ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित शिकायतें ली जाएगी। जब कुछ मामलों में अंचलवार आवेदन चुन करके संबंधित जिला अंचल अधिकारी और फिर राजस्व कर्मचारी को आवेदनकर्ता के सामने बैठा करके समस्या का समाधान तलाशा जाएगा। इस सत्र में सभी अंचल अधिकारी, राजस्व और फिर अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, NIA ने किशनगंज में PFI के नेटवर्क के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जी हां, PFI के नेटवर्क को लेकर के NIA की जांच किशनगंज में तेज हो गई है। 2 पूर्व सदस्यों से पूछताछ का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। NIA की 2 सदस्यीय टीम सदर थाना में लगातार पूछताछ कर रही है और फिर कई नई जानकारी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए आफ्ताब से सवाल जवाब के बाद उसे छोड़ दिया गया, जबकि उत्तरपल्ली निवासी महफूज आलम से देर रात तक पूछताछ चली। शनिवार को दोनों को फिर से बुला करके विस्तार से पूछताछ की गई। करीब 4 महीने पहले PFI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महमूद आलम नदवी को किशनगंज के हलीम चौक स्थित एक स्कूल से गिरफ्तार किया था, जब प्रतिबंध के बाद वह विदेश भाग गया था और वापस आकर के शिक्षक के रूप में छिप करके काम कर रहा था। जब माना जा रहा है कि उसके मोबाइल और फिर डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से कई अहम कड़ियां निकल रही है।
जय महफूज आलम पहले पीएफआई के सक्रिय सदस्य रहे हैं, लेकिन फुलवारी शरीफ केस के खुलासे के बाद संगठन से अलग होने का दावा करते हैं। फिर भी एनआईए ये जानने की कोशिश में है कि किस स्तर तक उनका संपर्क जारी रहा। पूछताछ स्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और बाहर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। एनआईए अधिकारी मीडिया से जानकारी शेयर करने से परहेज कर रहे हैं, जबकि स्थानीय पुलिस भी बयान देने से बच रही है। सूत्रों के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के अलग अलग दौर में पूछताछ चल रही है। एनआईए मोबाइल कॉल डिटेल, चैट्स और फिर लोकेशन डेटा के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में कौन कौन लोग थे और क्या उनका लिंक फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से जुड़ता है। ये पूरा मामला 2022 में उजागर हुए जब पटना फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉडल से जुड़ा है। दोस्तों, किशनगंज में लूट की घटना में काफी ज्यादा कमी आई है। जी हाँ, किशनगंज एसपी सागर कुमार द्वारा जारी ताजा आंकड़े के अनुसार साल 2021 से 2025 के बीच लूट की घटनाओं में करीब 74% की कमी दर्ज की गई है। ये गिरावट बताती है कि लगातार की गई सख्त कार्रवाई और रणनीतिक पुलिसिंग का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। एसपी सागर कुमार के मुताबिक साल 2020 में जहां पर लूट के 17 मामले दर्ज हुए थे, वहीं पर 2021 में यह संख्या बढ़ करके 27 तक पहुंच गई। जब बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि साल 2022 में लूट के मामले घट करके 16 रह गए। स्थिति और बेहतर हुई और 2023 तथा 2024 में सिर्फ 10 मामलों की ही रिपोर्ट दर्ज हुई। वहीं पर साल 2025 में अब तक सिर्फ मात्र 7 लूट की घटनाएं सामने आई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम है और कानून व्यवस्था में आए सुधार को दर्शाती है। एसपी सागर कुमार ने बताया है कि अपराधियों पर निरोधात्मक कार्रवाई, लगातार पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन और फिर थाने स्तर पर सघन निगरानी ने मिलकर के बड़ा अंतर पैदा किया है। पुलिस ने हैबिचुअल अपराधियों की लिस्ट तैयार करके उन पर नजर रखी है, जब रात की गश्ती में बढ़ोतरी की है और फिर संवेदनशील इलाकों में नियमित चेकिंग की गई है। दोस्तों, किशनगंज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक ट्रेंड भी सामने आ रहा है। जहाँ पैसे और फिर फॉलोअर्स के लालच में कई युवा शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। न केवल अभद्र भाषा, बल्कि आपसी झगड़े, गाली गलौज और फिर निजी मान सम्मान पर चोट, सब कुछ अब कंटेंट बना दिया गया है। यह हैरानी की बात तो यह है कि इस सब के बीच न प्रशासन का डर दिखता है, न समाज का खौफ। सोशल मीडिया पर आकर के एक दूसरे को अपमानित करना, वीडियो बना करके गालियां देना, ये मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के लिए खतरनाक मिसाल बनता जा रहा है। जब कंटेंट क्रिएशन के इस दौर में यहाँ के लड़के लड़कियां अपनी ही इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे फेमस हो रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इज्जत उनकी खुद ही नीलाम हो रही है और समाज के सामने उनका चेहरा गलत वजहों से पहचाना जा रहा है। माना कि दुनिया मॉडर्न हो गई है, सोशल मीडिया अब रोजमर्रा का हिस्सा है, लेकिन संस्कृति, तहजीब और खुद की पहचान अगर इसी तरह खत्म होती चली गई तो फिर आने वाली पीढ़ियों तक इसका बुरा असर रहेगा। जी, कई मामले में देखा गया कि अभद्र पोस्ट और फिर वीडियो से शुरुआत होती है और आगे चल करके मामला झगड़े, धमकी, यहाँ तक कि पुलिस केस तक पहुंच जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मजाक कर रहे थे, कंटेंट बना रहे थे, लेकिन जब नतीजा सामने आता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। वहीं पर समाज शास्त्रियों का मानना है कि तेजी से पैसा कमाने और लाइक्स, व्यूज की होड़ युवाओं को गलत दिशा में ढकेल रही है। उधर अभिभावक और फिर समाज दोनों इस बदलाव को गंभीरता से समझ नहीं पा रहे हैं। अब जरूरत है कि घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज और फिर समाज सभी मिलकर के सोशल मीडिया के सही उपयोग पर बात करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की खुद की है कि वे समझें कि फेस असली नहीं बल्कि इज्जत असली होती है। जी हाँ, अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, सूचना शेयर करने और फिर बेहतर चीजें बनाने के लिए हो तो फिर ये ताकत बन सकता है, लेकिन अब इसे गाली गलौज और नफरत का हथियार बना दिया गया है तो फिर ये समाज को बांटने का काम करेगा ही। दोस्तों, अगर आप भी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो फिर ये आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जहाँ आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं है, जिसका असर हमारी डेली लाइफ के साथ साथ हमारी डेली डाइट पर भी पड़ रहा है। जहाँ लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। जहाँ डॉक्टर्स के अनुसार जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपना खाना खाता है तो फिर हमारे शरीर में कई असरदार बदलाव देखने को मिलते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और हमें कई बीमारियों से बचाए रखने में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप धीरे धीरे खाने का सेवन करते हैं तो ये हमारे पेट यानी कि गट हेल्थ के लिए काफी असरदार होता है। जहाँ वहीं पर न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं और ज्यादा चबाकर खाते हैं तो ये हमारे पेट और फिर पाचन प्रक्रिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। जब खाना छोटे टुकड़ों में हमारे शरीर के अंदर जाता है तो इसे पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। या जब हम खाने को ज्यादा चबाते हैं तो फिर हमारे लार में ऐसे एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाता है जो खाने को पचाने में काफी मददगार होता है। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे खाना खाता है तो फिर वजन बढ़ने की दिक्कतें से भी छुटकारा मिलता है। या धीरे धीरे खाना खाने से हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि हमारे पेट भर चुका है और ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, जिससे हम खाना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप तेज गति से खाना खाते हैं तो फिर दिमाग को पेट भरने जैसे सिग्नल नहीं मिल पाता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। यही वजन बढ़ने की प्रमुख कारणों में से एक है। वहीं पर धीरे धीरे और आराम से खाना खाने से हमारे पाचन के साथ साथ हमारी ओरल हेल्थ पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या जब हम आराम से और अच्छे से चबा करके खाना खाते हैं तो फिर हमारे मसूड़ों और दांतों की अच्छी तरह से कसरत हो जाती है, जो उनकी मजबूती के लिए जरूरी है। जब खाने को ज्यादा चबाने से हमारे मुंह में लार का रिसाव बढ़ता है, जो मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। दोस्तों, ठाकुरगंज में महानंदा नदी पर पुल निर्माण तेजी के साथ चल रहा है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। जहां इससे यहां की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। महानंदा नदी पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा पुल का निर्माण कार्य अब तेज गति से शुरू हो गया है। ये पुल ठाकुरगंज को जिले के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक प्रमुख बुनियादी ढांचा होगा, जिससे यहाँ की जनता को आवागमन में बहुत बड़ी सुविधा और फिर रोजमर्रा की मुश्किलों से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दूं कि इसके पहले यहाँ पर मौजूद पुराना पुल ब्रिटिश शासन के समय से बना हुआ था और 100 से अधिक वर्ष पुराना होने के कारण जर्जर हालात में था। जहाँ अभी भी है, जिस पर रोजाना जाम और सुरक्षा की चुनौतियां बनी रहती थी, अभी भी रहती है। जहाँ पुराने पुल की खराबी और फिर गाड़ियों के दबाव के कारण आवागमन में भी दिक्कतें होती है। आपको बता दें कि किशनगंज ठाकुरगंज के बीच महानंदा नदी पर नया पुल हाल ही में मंजूरी मिलने के बाद से निर्माणाधीन है और फिर ये 4 लेन सड़क के साथ आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान इस परियोजना की घोषणा की थी, जिसमें ये पुल राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क के भाग के रूप में शामिल है। इससे सड़क का नेटवर्क और बेहतर होगा और पूर्वी बिहार की संपर्कता में वृद्धि होगी। पुल का सभी पाया कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जब कुछ हिस्सों में 20%, 40, 50, 90% तक काम पूर्ण हो गया है और फिर कई हिस्सों में ढलान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं पर यह संकेत मिलता है कि परियोजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये पुल बनकर के तैयार हो जाएगा तो फिर दैनिक आवागमन में लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। भारी वर्षा के मौसम में भी नदी पार करना आसान होगा, जिससे व्यापार, शिक्षा और फिर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा। जब पिछले समाचारों में यह जिक्र मिलता है कि किशनगंज ठाकुरगंज मार्ग की विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश शामिल है। दोस्तों, बहादुरगंज से बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ पर देर रात चोरों ने ताला तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर स्कूल के कमरे में घुसे और वहां से 2 मोटर और एक एम्पलीफायर लेकर के फरार हो गए। इस घटना को लेकर के स्कूल स्टाफ और फिर ग्रामीणों में चिंता का माहौल है। ये घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। शनिवार सुबह जब प्रधानाध्यापक सतीश कुमार अपने सहकर्मी शिक्षकों के साथ स्कूल पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि कार्यालय कक्ष, शौचालय और फिर भंडार कक्ष के ताले टूटे पड़े हैं। अंदर जाकर के देखा तो फिर कई सामान गायब थे। या तभी समझ आया कि रात में स्कूल में चोरी हुई है। जब प्रधानाध्यापक ने बताया है कि चोरों ने घने कोहरे और फिर रात के सन्नाटे का फायदा उठाया, ताले काट करके वे आसानी से अंदर गए और बिना किसी डर के सामान उठा ले गए। चोरी किए गए सामान में स्कूल के लिए जरूरी पानी मोटर और फिर एक एम्पलीफायर शामिल है, जो बच्चों की सभा, कार्यक्रम और फिर सूचना प्रसारण में इस्तेमाल होता था। वहीं पर घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के शिक्षकों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद बहादुरगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्कूल का निरीक्षण किया और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने मौके से कुछ अहम सुराग भी जुटाए हैं। वहीं पर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया है कि प्रधानाध्यापक की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और फिर जल्द ही चोरों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हाल के दिनों में इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है। लोगों का मानना है कि स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थानों में चोरी होना न
सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, यह बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। वहाँ पर स्कूल प्रशासन का कहना है कि चोरी किए गए सामान से बच्चों की पढ़ाई और फिर गतिविधियां प्रभावित होगी। अब स्कूल को फिर से सामान खरीदने के लिए खर्च उठाना पड़ेगा, जबकि स्कूल पहले ही सीमित संसाधनों में काम करता है।